That's my good news. नमस्कार। लेट्स माय गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। तमिलनाडु के उत्तरी जंगलों ढलानों में पुरानी आदिवासी दुनिया के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। आधे दबे हुए पत्थर, फीके पड़ते रॉक आर्ट और कहानियां जो सिर्फ बूढ़े आदिवासियों की जुबान पर जिंदा हैं, अब उन सब को पट्टे, खदानें और बेफिक्री मिटा रही है। लेकिन धर्मपुरी के सरकारी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर सी चंद्रशेखर ने ठान लिया है कि इन सब को भूल जाने नहीं देंगे। वो अब तक के सबसे मेहनती इतिहासकार बन गए हैं जो तमिलनाडु के छुपे हुए अतीत को बचा रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर बताते हैं कि 40 से 45 साल पहले की बात है। मेरे पापा तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। एक बार सिथेरी के आदिवासी गांव में झोपड़ियों में बिजली कनेक्शन देने गए। मैं उनके साथ गया था। वहां पहली बार रॉक आर्ट देखी तो मन मोह गया। आदिवासियों से मिला तो वीर पत्थर, कब्र के ढेर और अजीब अजीब मूर्तियां देखी। उस वक्त लगा जैसे कोई कहानी है। बाद में इतिहास पढ़ा तो समझ आया कि ये तो भुलाई हुई इतिहास की निशानियां हैं, पर छोड़ी नहीं गई हैं। बुजुर्ग आदिवासी जो कहानियां सुनाते, वो खुद इतिहास थी। उन्होंने डॉक्टरेट पूरी की, टीचिंग शुरू की और फिर इन कहानियों को बचाना शुरू कर दिया। अब तक उन्होंने 1500 से ज़्यादा लोक कथाएं इकट्ठी की, 95 से ज़्यादा वीर पत्थर पढ़े और ढेर सारे रॉक आर्ट। वो कहते हैं आज भी आदिवासी समाज कई बातों में हमसे ज़्यादा तरक्की वाला है। यूरोप में और भारत में भी लोग सेक्स एजुकेशन पर लड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सदियों से ये बातें गाने गीतों में सिखाई जाती हैं। धर्मपुरी की एक जनजाति में शादी से पहले गाने गाते हैं जिसमें सेहतमंद सेक्स की बात, एक दूसरे का सम्मान और शादी की जिम्मेदारी का जिक्र होता है। कई आदिवासी समाज मात्र सत्तात्मक हैं जिनमें औरतों को असली ताकत मिलती है। हम इससे कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर कहते हैं कि आदिवासियों के लिए लोक कथाएं ही असली इतिहास है, जो लिखित नहीं है, जो तस्वीरों में नहीं है। इसलिए ये लोक कथाएं सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। भाषाएं, संस्कृति मिट रही हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं देख सकता कि मेरी आंखों के सामने एक और भाषा या संस्कृति खत्म हो जाए, जबकि इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस काम को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, थोनमम वरलारू कट्टेले। यह पुरानी विरासत का रिसर्च और आदिवासियों को मजबूत बनाने का ट्रस्ट है। वह कहते हैं कि एक आदमी से ये काम नहीं होता, इसलिए ट्रस्ट बनाया, अपने स्टूडेंट्स को साथ लिया जो पूरे भारत में आदिवासी संस्कृति, पुरानी चीज़ें, इमारतों की रिसर्च करते हैं। वो कहते हैं, हमने कभी फंड या फेवर नहीं मांगा। फील्ड में जाते हैं तो सिर्फ छत मांगते हैं, खाना खुद ले जाते हैं, अपनी सैलरी से स्टूडेंट्स का खर्चा उठाता हूँ। कई स्टूडेंट्स अब सबाल्टर्न स्टडीज़ में स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, मतलब हाशिए पर रहने वाले लोगों की नज़र में इतिहास लिखना। डॉक्टर चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया रेडियो की मदद से 1500 से ज़्यादा लोक कथाएं हिंदी अंग्रेजी में संकलित की, अब तमिल में भी बना रहे हैं। उनका आगे का बड़ा डिजिटल आर्काइव बनाने का प्लान है। उसमें सब कुछ फ्री में ऑनलाइन डालेंगे, दवाई की जानकारी, संस्कृति, गाने, कथाएं, ताकि और लोग रिसर्च कर सकें। ट्रस्ट के सदस्य ई सीनन बताते हैं, ओटी में थोड़ा जनजाति की शादी में गया तो आंखें खुल गई। अब वह उसी पर थीसिस तैयार कर रहे हैं। एक और सदस्य सी इलंधेरियन कहते हैं, हम 20 साल से तमिलनाडु की जनजातियों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, सिर्फ पुराना इतिहास नहीं, नया भी। वह कहते हैं कि चंद्रशेखर के लिए इतिहास सिर्फ फाइलें में नहीं, लोगों में, ज़मीन में, उनकी आवाज़ में जिंदा है। जब तक कोई आवाज़ अनसुनी है तब तक उनका काम खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा, ऐसे लोग हैं जो पुरानी दुनिया को बचाने में जुटे हैं। वीरावासरम वेस्ट गोदावरी जिले का एक संपन्न गांव है। लोग कहते हैं यहाँ खेती अच्छी होती है, जिसे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऊपर की चमक के पीछे एक दर्द छिपा है। आजकल जॉइंट फैमिली टूट रही है। बूढ़े माँ बाप, सास ससुर घर में हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
इस गांव का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। गांव के लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन अकेले हैं, भूखे रह जाते हैं, किसी को फिक्र नहीं है। बुजुर्गों का दर्द देखकर एक किसान मल्ला तुलसी राम बाबू का दिल पसीज गया। वह खुद अच्छा खासा कमाने वाला किसान है। उन्होंने देखा कि कई घरों में बूढ़े माता पिता को किनारे कर दिया गया है। ये लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन इनकी इज्जत और ख्याल नहीं किया जाता। राम बाबू ने घर घर जाकर देखा, फिर एक आसान लेकिन बहुत प्रभावी तरीका सोचा। इलाके में कोई बूढ़ा भूखा न रहे कि ठान कर उन्होंने 7 साल पहले अन्नदानम नाम से एक संस्था खोली, जो बुजुर्गों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए फ्री खाना देगी। हर दोपहर ताज़ा पका खाना स्टील के डब्बों में पैक होता है और घर घर पहुंचा दिया जाता है। हर रोज 180 से 200 डिब्बे जाते हैं। 18 गांव में कई लोगों के लिए ये सिर्फ खाना नहीं, ये एहसास है कि कोई उनकी परवाह करता है। राम बाबू का फोकस अच्छा पौष्टिक खाना और उसे इज्जत से परोसना है। बुधवार और रविवार को नॉनवेज मिलता है, झींगा, चिकन, मटन की सब्जी के साथ। वो कहते हैं खाना इज्जत से देना चाहिए, कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं। राम बाबू खुद किचन में उतरते हैं, स्टाफ के साथ मिलकर पकाते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, साफ सफाई देखते हैं। उनके पास 5 आदमियों की टीम है जो खाना पकाने, पैक करने और ऑटो से घर घर पहुंचाने में लगी रहती है। ये सब करने के लिए रोज 8 से 10 हजार रुपये लगते हैं, साल भर में 30 से 35 लाख। लेकिन राम बाबू किसी से एक पैसा नहीं लेते। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से मेरे पास काफ़ी है। 5 साल से बिना रुके चल रहा है, बिना किसी की मदद के। कलेक्टर सी नागरानी ने खुद आकर देखा, खाना चखा, तारीफ की और कहा, ये नई पीढ़ी के लिए मिसाल है। राम बाबू सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। हर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में लोगों की शिकायत सुनी जाती हैं। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। राम बाबू वहाँ 200 लोगों के लिए फ्री खाना लगवाते हैं। कलेक्टर ने इसकी भी तारीफ की। उन्होंने एक और बड़ा काम डोक्का, सीतम्मा, अक्षयपात्र, भीमवरम, नरसापुरम, उंडी, पलकोल्लू, अट्टिली में शुरू किया है। वहाँ किसी शादी में बचा हुआ खाना इकट्ठा करके भूखों तक पहुँचाते हैं। राम बाबू कहते हैं, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, बस जो मेरे पास है उसे इंसानियत के लिए लगाता हूँ। उनकी पत्नी वरलक्ष्मी, बेटा जसवंत गणेश और बेटी गोवर्धनी ने वादा किया है कि आगे भी ये काम चलता रहेगा। राम बाबू कहते हैं कि आजकल समाज में कोई भूखा नहीं है। सरकार की कई योजनाएं हैं, 4,000 पेंशन मिलती है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि अमीर, मिडिल क्लास या गरीब परिवारों में बुजुर्गों की समय पर खाना और ख्याल नहीं मिलता। जब बुजुर्ग इसकी शिकायत पड़ोसियों से करते हैं तो उनके बेटे बहुओं को झटका लगता है। पड़ोस वाले जब ताना मारते हैं तो वे बदल जाते हैं और घर पर बुजुर्गों का ख्याल रखने लग जाते हैं। दुनिया में दान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक बार ही दान करते हैं, मगर राम बाबू का काम चुपचाप रोजाना चलता है, जो ये याद दिलाता है कि असली दौलत पैसे में नहीं, जो हम रोज देते हैं उसी में सब कुछ है। गुड न्यूज़ में आइए बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में एआई का प्रभावी इस्तेमाल कर लखनऊ की शुचि मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। अमेरिका के ह्यूस्टन में अपने रिसर्च और कार्य के लिए उन्हें वैश्विक सराहना मिली। शुचि वर्तमान में WSP USA INC डॉट में वाटर रिसोर्सेज कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही है, जहां वे स्मार्ट टेक्नोलॉजी और पर्यावरण इंजीनियरिंग की अहम परियोजनाओं का नेतृत्व कर रही हैं। शुचि का शोध स्प्रिंगर नेचर जैसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिनमें मशीन लर्निंग को शहरों की जल योजना में जोड़ा गया है। जलवायु परिवर्तन के दौर में उनके काम ने स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, पाइपलाइन, हाइड्रोलिक्स और भूजल संरक्षण जैसी चुनौतियों के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को मजबूत किया है। अपने काम के बारे में शुचि कहती है, एआई हमें बड़े डाटा को समझने में मदद करता है। हम सिर्फ आज की स्थिति नहीं देखते, बल्कि आगे क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाकर ज़्यादा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं।
सूची जल विज्ञान और पर्यावरण इंजीनियरिंग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में शोध भी लिखती हैं और समीक्षक के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाती हैं। शहरी इलाकों में अत्यधिक बारिश के दौरान ड्रेनेज सिस्टम से लेकर वेस्ट वाटर नेटवर्क तक जटिल प्रणालियों पर उनका खास फोकस है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से पर्यावरण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली सूची बताती हैं, टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान करना है। भारत में मैंने जल आपूर्ति, स्टॉर्म वाटर और वेस्ट वाटर से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अमेरिका में वही अनुभव एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और आगे बढ़ाया। गुड न्यूज़ में आज इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर